हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, सभी को मेरी राम राम। अब जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? ले भैया, ओफो, सारे के सारे आ रहे भाई। गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। बहुत ठीक, बहुत बेहतरीन। भाई देखो, बात ऐसी है बेटा, हम है तो हिंदी मीडियम, तो कोई ये ना सोचे अपने अंदर कि हम कहीं पीछे रह गए या हम थोड़े गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है? या भाई आईआईटी की शुरुआत करने के लिए कुछ अलग जोश चाहिए होता है। नहीं, जोश के साथ साथ होश भी चाहिए होता है और समर्पण भी चाहिए होता है। अब आप लोगों के पास भाई समर्पण करने के लिए बहुत कुछ है, और वैसे भी जीवन में आप लोगों ने समर्पण काफी किया ही हुआ है। आप लोग जब कभी मार्केट में जाते हो और आप देखते हो अच्छी अच्छी किताबों के नाम, तो अधिकतर किताबें जो है आपको अंग्रेजी मीडियम में बढ़िया बढ़िया मिल जाती हैं, और हिंदी मीडियम में वो किताबें नहीं मिल पाती। और कहीं ना कहीं हम जिन क्षेत्रों से आते हैं, मान लो मैं खुद भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे पता है कि हमारे यहां पर पढ़ाई को थोड़ा समझ लिया ऐसे जाता है कि भाई 10वीं के पेपर हो गए, अब एक महीना कोई पढ़ाई करेंगे नहीं, चिल करेंगे, मौज करेंगे, ठीक है? तो क्या करें, पढ़ लेंगे, बाद में 11वीं तो पास करनी है। अब मुझे ये बात बताओ बेटा, और जब हम 12वीं करने के बाद अगर सोचा जाए, हमारा जो ड्रीम होता है, सपना होता है, वो होता है आईआईटी। तो जब सपने की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि यार आईआईटी तो हम तब करेंगे जब 12वीं कर लेंगे। 12वीं करने के बाद तुम्हारा भाई 1 साल का ड्रॉप लेगा, फिर जाके आईआईटी में जाएगा। यही मानसिकता है आपकी और मेरी। अब आप लोग प्लीज मुझे ये बता दीजिए, आप लोग में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आईआईटी के लिए जो पहला कदम है वो 2 साल बाद नहीं, आज पहले चलना है हमें? कौन कौन रेडी है बेटा आईआईटी की जर्नी के लिए? फटाफट बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। जोश होना चाहिए फुल। और अगर आप लोगों को हां कहना हो तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा मॉडरेट अंग्रेज बढ़ाऊंगा। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को भाई पता नहीं है कि मेरे को क्या बोलना है इंग्लिश में, तो मैं ऐसे तो करता हूं, या ओके, या ठीक है, बिल्कुल सभी को करना है। यस, सभी को आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है। बहुत बेहतरीन, सभी को आईआईटी का सफर करना है। अब बात यह है कि आईआईटी के लिए हमें बहुत सारे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, और बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर जो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं वो बहुत सारे हमें डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं, टू द पॉइंट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब हम ये मान के चलते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट की ना ऐसी तैसी करने वाले हैं। आज से पहले हम लोगों को लग रहा होता था कि साइंस में 14 से 15 चैप्टर हैं, और अब केमिस्ट्री के अंदर ही बेटा जी ढेर सारे चैप्टर आएंगे। उसमें 11th का भी पार्ट होगा, 12th का भी पार्ट होगा। तो घबराना नहीं है, क्योंकि आज से हम लोग जो है पढ़ना छोड़ने वाले हैं, और आज से हम जो है बेटा सीखना चालू करेंगे, ठीक है? तो प्लीज, बिल्कुल यही बात है बेटा, यही चाहिए मेरे को भी, कि जो बच्चा सीखने के लिए रेडी है, आज जो बच्चा सीखने के लिए रेडी है वो सज रही है, क्योंकि आज से मैं सिखाना चालू कर रहा हूं अपने छोटे भाइयों को और अपनी छोटी बहनों को। क्योंकि मेरा भी एक ड्रीम था कि भाई हिंदी मीडियम का बालक जो है वो आईआईटी में प्रवेश करे, और आईआईटी में जिस दिन उसका प्रवेश हो जाएगा, मेरे को इतना सुकून मिलेगा कि समझो इतना सुकून मुझे किसी चीज में नहीं मिल सकता, ठीक है? चलिए भाई, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि भाई आप लोगों को समझना है बेटा, और जितना मैं समझाता चला जाऊंगा उतना आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। एक ना भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण कैसे होते हैं? जैसे भाई आप लोगों ने कहा द्रव्यमान, ठीक है, तापमान, आयतन, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको भौतिक गुण बोलते हैं। तो हमारे पास ना 2 प्रकार के भौतिक गुण होते हैं हिंदी में, मतलब पूरी फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर। उनके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। पहली क्लास आपकी यूट्यूब पे चलेगी, ठीक है, फिर बाकी सेकंड क्लास आपकी ऐप पे चालू होती रहेगी, वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है? तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा भौतिक गुणों के बारे में, तो ध्यान देना भाई सबसे पहले, और नोट नहीं करना, जब मैं नोट करने का मौका दूंगा तब करना है, पहले समझना है भौतिक गुण। भौतिक गुण जो है वो बेटा 2 प्रकार के होते हैं, और इसका जो क्रम होगा, जैसे मैं पढ़ाता हूं बेटा, वो क्रम अभी आपको स्टार्टिंग में किताब में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी से मैच नहीं होगा। ये जो है आप लोगों का
दिव्य पढ़ाई हो रही है, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। भौतिक गुण दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होते हैं योगात्मक भौतिक गुण। क्या बोला बेटा मैंने? योगात्मक भौतिक गुण। भौतिक गुण जिनको, ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं बेटा एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी। अभी जो एडिटिव प्रॉपर्टी है, योगात्मक भौतिक गुण है, इसको फील करते हैं हम लोग। हालांकि हम इस तरह के जीवन में हर दिन रहते हैं। ऐसे भौतिक गुण जिनको जोड़ा जा सकता हो उनको हम कहते हैं योगात्मक भौतिक गुण। अब एग्जांपल के लिए बात करते हैं भाई, जैसे मैंने कहा कि अर्पिता, सोनू की बात कर लेते हैं। अर्पिता तो बेटा अच्छी नहीं लगी बाजार में जाती हुई, है ना, फिर कहेगी कि वहां पे मेरे को घुमा दिया, थक गई मैं। तो मैंने क्या कहा, भाई सोनू चल एक थैला उठा बेटा। और भाई सोनू की मम्मी ने बोला, मतलब सब लोगों ने परिवार वालों से बोला, अरे सोनू, हाँ सोनू आवाज आ रही बेटा? अच्छा बेटा, वो आलू खत्म हो गए थे तो 2 किलो आलू ले आता तू। तो आप क्या कहोगे? ठीक है मम्मी, मैं 2 किलो आलू ले आऊंगा। ठीक है, तो आपने क्या काम किया? 2 किलो आलू लिए, और 2 किलो आलू लेने के बाद अपने आपने झोले में या थैले में या कट्टे में डाल लिए, राइट। उसके बाद तुम्हारे पिताजी का फोन आया, हाँ भाई सोनू, हेलो, हाँ कहाँ है? पापा जी मैं तो अभी मार्केट में आया था, मम्मी ने भेजा था मुझे। हाँ ठीक है, चल एक काम करिए, वहां से 5 किलो यूरिया लेकर आइयो, खेत में डालना है। ठीक है, तो ठीक है पापा जी मैं ले आऊंगा। अब आप क्या करोगे? आप खाद वाले की दुकान पे जाओगे, वहां से 5 किलोग्राम यूरिया खरीद लोगे, 2 किलोग्राम आलू आपने पहले से खरीद रखे थे, झोले में आपने डाल लिए। और फिर आपका किसी स्पेशल वन का फोन आया और वो कह रही, हेलो कहाँ हो? मेरा मन तो जलेबी खाने का कर रहा है। तो आप पूछोगे कि हाँ ठीक है मैं ले आता हूं। तो भाई अब क्या होगा? आपने हलवाई के पास गए, 1 किलोग्राम जलेबी भी आपने ली और अपने थैले में डाल ली। अब आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है कि आपके थैले का कुल वजन यानी कुल द्रव्यमान कितना है, जिसके अंदर 2 किलोग्राम आलू भी है, 5 किलोग्राम यूरिया भी है और 1 किलोग्राम जलेबी भी है। फटाफट बताओ बेटा कमेंट में क्या होगा भाई, फटाफट। आप कहोगे सर जी बहुत बेहतरीन बात है, हाँ समझ में आ गया, 8 किलोग्राम होगा मास्टर जी। मैंने कहा मान गया भाई 8 किलोग्राम है, 8 किलोग्राम है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई योगात्मक भौतिक गुण कौन से होते हैं? जिन ऐसे भौतिक गुण जिनको जोड़ा जा सकता हो। तो यहां पर मैंने उदाहरण देने चालू कर दिया बेटा, उदाहरण। तो मैं कहूंगा भाई द्रव्यमान इसमें एक आ गया, क्या आ गया बेटा? इसमें द्रव्यमान आ गया। दूसरा देखिए, अब जरा बेटा दूसरा नंबर आ गया है। दूसरा नंबर यह है कि मान लीजिए बेटा यह पानी है। क्या है? ये पानी है, मान गए ना ये पानी है, ये पानी है बेटा, ध्यान रखना। और मैंने ऐसे कहा कि ये जो बोतल आप देख रहे हो, ये जो बोतल आप देख रहे हो, इसमें 500 ml पानी है। कितना ml है? 500 ml। और मैंने इसमें 50 ml माहौल बनाने वाली चीज जो है डाल ली। 500 ml पानी था और 50 ml मैंने इसके अंदर अमृत मिला लिया भाई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब ये जो बना हमारे पास, ठीक है, इसका कुल आयतन कितना होगा? 5 किलो का पहले 500 ml था, 50 ml फिर घोला, तो आप कहोगे सर 550 ml इसके अंदर जो है कुल आयतन हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने पी लिया है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए बेटा वो कहां गया, वो पेन कहां गया? पेन कहां गया? अरे पेन खो गया? रुको रुको रुको, वो थोड़ा सा असर रहता है ना बेटा। साला पेन खो गया। हाँ ये रहा पेन, ये रहा पेन। तो भाई हम बोलेंगे कि मेरे पास पहले 500 ml था पानी और फिर मैंने 50 ml उसमें अमृत डाल लिया, तो टोटल मेरे पास 550 ml हो गया। तो उसके बाद मैं कहूंगा कि इसका जो आयतन होगा, आयतन, उसको भी तो जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता? आप कहोगे हाँ जी सर आयतन को जोड़ा जा सकता है। तो आयतन भी कैसा गुण हो गया? योगात्मक भौतिक गुण हो गया। बात समझ में आई?
आप कह रहे हो हां सर समझ में आ गई। अब देखो दूसरी चीज, अब बेटा मैं ये कह रहा हूं हर चीज में ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। और मान लो तुमने आज लंच किया, खाना खाया, रोटी खाई, है ना, और उसमें मैंने कहा कि भाई एक पराठे में 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है और आपने 2 खाए, तो बताओ कितने किलो कैलोरी ऊर्जा आपने ग्रहण करी? बोलो बोलो। आप कहोगे सर जी एक पराठे में 1000 किलोग्राम ऊर्जा है और हमने 2 पराठे खाए तो 2 पराठों में 2 किलोग्राम ऊर्जा होगी, सॉरी 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। 4 पराठे खाएंगे तो 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। इसका मतलब जो ऊर्जा है वो भी क्या है बेटा? ऊर्जा क्या है? योगात्मक भौतिक गुण। तो मैंने ऊर्जा को भी कहां रखा बेटा? इस तरीके से इस कॉलम में ही रख लिया। बहुत बढ़िया बात है भाई ये। अब देखो बेटा आगे की कहानी क्या है। फिर हमारे पास आता है बल। बल की बात ऐसी है कि भाई मैं कहने को बाहुबली हूं, मेरे को ये दीवार गिरानी है। क्या करनी है? दीवार गिरानी है। तो मैंने क्या करा भाई, दीवार पे जोर लगाना चालू कर दिया। तो मैंने बेटा इस पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या लगाया? 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, दीवार नहीं टूटी। मैंने फोन करा, हेलो भाई, हाँ हल्क, हाँ भाई कैसा है, आजा यार दीवार गिरानी है, फटाफट आ जल्दी से। तो फिर हल्क भी आया। 200 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूं, हल्क मेरे बराबर में है, वो 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। फिर बात नहीं बनी, फिर हमने फोन करके थोर को बुलाया, हाँ भाई थोर आइयो जरा। अब थोर भी आ गया। थोर ने बेटा जी 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब यहां पर थोर भी आ गया, यहां पर बेटा जी फिर हमारे हल्क भी आ गया और मैं भी आ गया। 1000 उसने लगाया, 1000 इसने लगाया, 200 मैंने लगाया, तो टोटल कितना हो गया? 2200 न्यूटन का फोर्स हो गया। दीवार नहीं टूटी अभी भी। फिर मुझे क्या करना पड़ा? हे ज्ञान गुण सागर बजरंग बली जी, आप प्रकट होइए, कुछ सहायता करिए। बजरंग बली जी आए। आने के बाद उन्होंने जोर लगाया और ये दीवार टूट गई। पावरफुल आदमी, मतलब है कि नहीं? तो अब बात यह आती है कि बल जो है वो जुड़ता है। आप लोगों ने रस्सा कसी का गेम खेला होगा, वहां पर ऐसे खींचते तो जितने लोग जिस साइड होते हैं उतना उनका बल जुड़ता चला जाता है, राइट? तो बल किस कैटेगरी का फोर्स आ गया बेटा? जब बल किस तरह का गुण आ गया बेटा? बल भी योगात्मक भौतिक गुण के अंदर ही आता है। अब यहां पर देखो बेटा, आप बेटा आज की क्लास YouTube पर देखिएगा, ऐप पर मिलेगी कल की क्लास, ठीक है? अब मेरी बात सुनना भाई, द्रव्यमान आयतन ऊर्जा बल, आप लोगों ने धीरे धीरे एक चीज सुनी होगी, अपनी डेली लाइफ में सुनी होगी। जैसे चाइना जो है आसपास के देशों के क्षेत्रफल को अपना अपना थोड़ा थोड़ा ऑक्यूपाई करता रहता है, घेरता रहता है और अपना क्षेत्रफल बढ़ाता रहता है। जैसे चाइना ने पहले तिब्बत को घेरा, तिब्बत के बाद अक्साई चीन को घेरा, फिर थोड़ा बहुत अपना अरुणाचल का प्रदेश का भाग हो गया, फिर आसपास जो है ताइवान वाइवान, मतलब इधर सारे के सारे छोटे छोटे क्षेत्रफल को वो जोड़ता हुआ चला गया। बस मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या क्षेत्रफल जो है उसको यो योगात्मक भौतिक गुण होना चाहिए या अयोगात्मक भौतिक गुण होना चाहिए बेटा? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। भूटान तोल, हाँ बिल्कुल। तो अब आप कहोगे सर जी कि जो क्षेत्रफल होता है ना, यह भी योगात्मक भौतिक गुण है, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रफल जुड़कर एक बड़ा क्षेत्रफल बन जाता है, ठीक है? बड़ा क्षेत्रफल बन जाता है। तो यहां पर मैंने क्या कहा बेटा? और आदि। क्या कहा बेटा मैंने? आदि कहा कि योगात्मक भौतिक गुण बेटा वो होते हैं जिनको जोड़ा जा सकता हो। और आप लोगों को ये बात फील आ गई होगी। अभी तक आप लोगों ने पढ़े सारे थे, पर बात यह थी कि इनको अलग अलग करना नहीं आया था। दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटा? अयोगात्मक भौतिक गुण, जिसको हम लोग कहेंगे बेटा नॉन एडिटिव फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नाम से ही समझ में आ गया बेटा कि ऐसे भौतिक गुण जिनको जोड़ा नहीं जा सकता।
अब भाई इस पर उदाहरण की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इस पर उदाहरण की बात करेंगे भाई, वो ऐसे कौन कौन से होंगे जिनको जोड़ा नहीं जा सकता। तो पहला सुनिएगा बेटा, मैं बात करूंगा उदाहरण के लिए तापमान। जैसे मान लो अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस और शायद जीटी का मैच है, और आपके घर पे आपके पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है, आप हो और आपकी बहन है, ठीक है। अभी हम 6 का परिवार मान लेते हैं, ठीक है, नहीं तो 15-20 वालों को भी क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, हटाते हैं उनको भी। तो अभी हमने क्या कहा कि भाई दादा है, दादी है, आपके पापा है, आपकी मम्मी है, आप और आपकी दीदी है, एक रूम में बैठकर आईपीएल का मैच देख रहे हैं। अब रूम का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री तापमान है। वो क्या है? 30 डिग्री तापमान है, ठीक है। तो अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं आपके दादाजी से कि दादाजी दादाजी आपके पास कितना तापमान हो रहा है, तो दादाजी क्या करेंगे? 30 डिग्री तापमान हो रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया दादाजी। फिर मैंने पूछा हेलो दादी जी आपके पास कितना तापमान हो रहा है, आप वो भी कहेंगी बेटा, अरे बेटा ये जो तेरे दादाजी बोल रहे हैं यही हो रहा है। तो वहां पर भी 30 ही हो रहा था बेटा। सेम टू सेम अब आपके पापा का नंबर आ गया, पापा जी तापमान कितना हो रहा है, तो पापा बोलेंगे बेटा 30 डिग्री हो रहा है। मम्मी जी कितना हो रहा है? 30 डिग्री हो रहा है। दीदी कितना हो रहा है? 30 डिग्री। और आपको भी पता है 30 डिग्री है, ठीक है, इसका भी 30 डिग्री है। तो इसका अर्थ क्या हो गया बेटा? इसका अर्थ यह हो गया कि भाई 30 डिग्री तापमान है, ठीक है, सबके लिए। क्या मैंने ऐसे किया कि दादाजी के पास 30 डिग्री था, दादी के पास 30 डिग्री था, सबको जोड़ के लिख दिया 180 डिग्री तापमान। अगर रूम का टेम्परेचर 180 डिग्री हो जाए तो बेटा धुआं पता नहीं कहां कहां से निकलेगा, समझ रहे हो कि नहीं? धुआं कहां कहां से निकलेगा, भाप कहां कहां से निकलेगी। यानी रूम का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो योगात्मक भौतिक गुण नहीं है, वो सबके लिए नियत है, सबके लिए कांस्टेंट है। अभी बताऊंगा बेटा मैं। तो यहां पर जब मैं उदाहरण की बात करूंगा तो मैं कहूंगा बेटा तापमान। देखिए जैसे जैसे मैं स्लाइड पे लिखूंगा वैसे वैसे जो है आपको स्लाइड पर लिखना है, ठीक है। ये आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा इसकी, इसीलिए कई बार क्या होता है ना, एक साइकोलॉजी होती है बेटा, हर चीज नोट करके हर चीजें लिखना, फिर उसको पढ़ना, और फिर उसको या ऐसे हाथ रख के याद करना, और फिर उसको किसी नोटबुक में छाप लेना, और स्कूल में नंबर ले आना, और फिर अपने आप को यह समझ लेना कि हम तो बहुत स्मार्ट हैं। भाई साहब मैं आपको सिखाने के ऊपर ध्यान गौर करवा रहा हूं। देखो तापमान का नाम आपने आज से पहले भी सुना था, आयतन का नाम आपने आज से पहले सुना था, लेकिन जो डिस्टिंग्वाइज करते हैं, डिस्टिंग्वाइज का मतलब होता है अंतर करना, चीजों को दिमाग से समझना। तो यहां पर आप अभी अपनी पेन और नोटबुक को रखो एक साथ, दिमाग खोलो यार मेरे साथ। इमेजिनेशन जिसका स्ट्रोंग होगा वो आईआईटी में जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। बस आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं भाई कि आप लोग ऐसा फील करते हो कि नहीं करते होगे? आपकी क्या फीलिंग है इसके ऊपर? मैं कहीं बुक से थोड़ा ही पढ़ा रहा हूं, इट्स जस्ट अबाउट एक्सपीरियंस, कि लाइफ में ये एक्सपीरियंस है। पढ़ा लिखा जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में काम आता है, वही चीज हमें यहां यूज करनी है। और जब बात आएगी स्कूल की, जब आएगी नोट्स बनाने की, जब बात आएगी एग्जाम परफॉर्म करने की, तुम्हारा भाई सबसे पहले वो सारे बिंदु, वो सारे नोट्स आपको लिखवा के देगा, ठीक है। तो प्लीज अब देखिए यहां पर तापमान क्या हो गया बेटा? तापमान हो गया ऐसा भौतिक गुण जो पदार्थों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, जिसको जोड़ा नहीं जा सकता, वो सबके लिए नियत रहता है। फिर दूसरा मैंने कहा दाब। आप लोग देखो 9-10 क्लास में पढ़ के आए हो तो बेसिक एक चीज तो पढ़ के आए होंगे, हमारा जो वायुमंडल है वो हमारे ऊपर एक वायुमंडलीय दाब लगाता है, ठीक है। अब मैं फिर वही वाली बात कहने वाला हूं कि भाई आईपीएल मैच चल रहा है, तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा है, तुम और तुम्हारी दीदी है। और मैंने कहा कि भाई सुनो, तुम्हारे दादा के ऊपर एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है, दादी के ऊपर एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है, तो क्या मैं सबका जोड़ के बताऊं कि 6 वायुमंडलीय दाब लग रहा है? आप कहोगे नहीं सर ऐसा क्यों कहोगे, एक वायुमंडलीय दाब तो सबके ऊपर लग रहा है, हमारे घर पे छोड़िए पड़ोसी के घर पे लग रहा है, और सर आपको सच बताऊं उसके घर पे भी लग रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वायुमंडलीय दाब होता है या जो दाब होता है वो पदार्थों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, वो सबके लिए नियत है, उसको आप जोड़ नहीं सकते। तो यहां पर हम क्या कहेंगे बेटा, दाब भी हमारे पास क्या आ गया, एक अयोगात्मक भौतिक गुण आ गया। ऐसे ही आप लोगों को पता होगा कि पानी का जो घनत्व है,
25 डिग्री सेल्सियस यानी जो रूम टेम्परेचर होता है, जो हमारे आसपास का टेम्परेचर है, पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है। मान लो तुम्हारे पास 1 बाल्टी पानी है और उसमें से मैंने 1 मग्घा पानी बाहर निकाल लिया। अब जितना बचा, क्या उसके घनत्व पर या उसकी सांद्रता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? वो पतला हो गया वो पानी या वो गाढ़ा हो गया वो पानी? नहीं। आप उसमें से 1 लोटा निकालिए, 2 लोटा निकालिए, 3 लोटा निकालिए, है ना, पानी का घनत्व नियत ही रहेगा। यानी जो सांद्रता होती है, जितनी भी सांद्रता होंगी बेटा, वो हमारे पास क्या होती है? घनत्व कह लो, अयोगात्मक भौतिक गुण और घनत्व और सांद्रताएं। अब धीरे धीरे यहां पर इस भौतिक गुणों को मैं धीरे धीरे केमिस्ट्री में इंक्लूड करूंगा बेटा। पहले तो मुझे बिल्कुल बेसिक से समझाना है, जैसे आप 9th क्लास के एकदम कोरे बच्चे हो, बिल्कुल गधे हो, बिल्कुल कुछ नहीं आता, पर मुझे इतना भाना है कि इस स्लाइड पर जो कुछ लिखा है वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? भाई ऐसे चला दो यार। हो गया भाई? नोट करो बेटा, इसको नोट करो फटाफट। ग्रेविटी बेटा उसी के अंदर आ गई। ये 1-2 स्पैमर भी आ रहा है यहां पे। अभी बताऊंगा आपको क्या करना है। केमिस्ट्री के नोट्स बनाने के लिए आपको एक कॉपी रखनी है फिजिकल केमिस्ट्री की, और जो डीपीपी मिला करेगी, डीपीपी की क्वेश्चन करने के लिए आपको अलग नोटबुक बनानी है, ठीक है। और क्लास, आज की जो प्रथम क्लास है वो यूट्यूब पे चलेगी, और इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग आपको ऐप में मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद जो सेकंड क्लास होगी, थर्ड क्लास होगी, फोर्थ क्लास होगी, वो बाकी फिर ऐप पे ही चलती रहेगी। ये जो क्लास है सबके लिए है। पहली क्लास सबके लिए फ्री करते हैं हम लोग, ऐसा हमारा रिवाज है, ठीक है, ऐसी हमारी प्रथा है कि हम पहली क्लास सबके लिए फ्री करते हैं, ठीक है। पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिलेंगे बेटा, सब मिलेंगे। अब देखो यहां पर बात क्या है, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब YouTube पे क्लास चल रही है तो मैं आपको कमेंट बंद नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं कमेंट बंद कर देता। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, आप लोगों को अभी आईआईटी के बारे में ये नहीं सोचना कि मुझे सब कुछ पढ़ना है। आप ये सोचकर चलिएगा कि आईआईटी में एक चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, यानी पहला चैप्टर। और मेरा पहला काम ये होगा कि मुझे पहले इस चैप्टर को बहुत तगड़ा करना है, फिर जब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा फिर सोचना कि दूसरा मेरे को बहुत तगड़ा करना है। ऐसे कर करके छोटे छोटे पात्र भर के पूरा पात्र भरेगा, ज्यादा लंबा मत सोचना भी। बेटा पता नहीं तुम भांग पी के मेरे साथ बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जाके बेटा एक बार चेक करना, ठीक है। एक बार चेक करना कि कितने क्वेश्चन मैच होते हैं, क्वेश्चन नहीं, क्योंकि तुम लोग तो बेटा अभी 10वीं करके आए हो, है ना। तुम्हें क्या पता आईआईटी में क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर 25 क्वेश्चन है ना आईआईटी में आते हैं तो 22 तुम्हारी नोटबुक से आएंगे। और अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के भी अगर 12 क्वेश्चन आए हैं या 10 क्वेश्चन आए हैं तो वो भी तुम्हारी नोटबुक से आएंगे। ऑर्गेनिक के तो 100% नोटबुक से आते हैं। तो ये तुम किसी को जज करना बंद कर दो, ठीक है। देखो वापस से समझिएगा, अयोगात्मक भौतिक गुण वो होते हैं जिनको जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे ताप को जोड़ा नहीं जा सकता, है ना, किसी के ऊपर ताप को जोड़ा नहीं जा सकता, दाब को जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, इनको। अब बेसिकली बात धीरे धीरे क्या आएगी बेटा, धीरे धीरे हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो सबसे पहली सबसे बेसिक चीज होती है वो होता है परमाणु। अब तुम्हारा दिमाग बेटा मैं चाटूंगा, ठीक है, परमाणु, क्योंकि सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करता हूं मैं हर बार। आप मुझे एक बात बताइए, परमाणु के अंदर आपको इतना तो ज्ञात होगा कि परमाणु जो है उसके अंदर प्रोटोन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जानते हैं आप लोग, प्रोटोन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए। और बाहर जो है बेटा कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में कौन कौन रहता है बेटा, इन कक्षाओं में बेटा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइएगा बेटा, छोटा सा बात, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी और एक डाउट भी है जो मैं आपका बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। एक डाउट भी है जो आपका क्लियर करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक रटा हुआ होता है। तो कक्षाओं में रहते हैं इलेक्ट्रॉन,
नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो केमिस्ट्री की सबसे बेसिक चीज ही क्या है? परमाणु है, एटम है। अब यहां से शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूं बेटा परमाणु भार की, परमाणु भार की, तो परमाणु भार यानी ए जो होता है, हम कहेंगे कि भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होना चाहिए था, क्योंकि सर अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बताया कि द्रव्यमान एक योगात्मक भौतिक गुण है। अब मुझे बताओ आंसर, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यस और नो? फटाफट बताओ बेटा, धीरे धीरे आप लोगों का कॉन्सेप्ट कहां पर जाएगा तुम्हें खुद नहीं पता, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि बस बेसिक बेसिक चीजें, ये जो जोड़ है इनको चलते हुए आगे बढ़ना है। बताइए भाई, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्योंकि द्रव्यमान एक भौतिक गुण है, एक योगात्मक भौतिक गुण है, जुड़ सकता है। तो भाई परमाणु के भीतर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। वो बात अलग है कि स्कूल में हमें सिखाया गया है कि परमाणु भार होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं। होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों हुआ कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ा ही नहीं? अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। सपोज करो इसके अंदर p प्रोटॉन है, n न्यूट्रॉन है और e इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना बेटा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा, द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। आप मुझे बताएं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा। अरे छोटा होता है, छोटा थोड़ा ही ना बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दिखते थोड़ा ही है कि छोटा है सर जी, अभी छोटा बच्चा है, क्या करेगा बड़ा होके, है ना, इसको गिनो ना, इसका टिकट नहीं लगेगा। जैसे स्कूल में कई बार तुम जब छोटे ट्रेवल करते हो बसों में, आपकी मम्मी कहती है कि अरे जी इसका क्यों टिकट काट रहे हो, तो बहुत छोटा सा है, हाँ अभी तो ये दूध पीता है, इसका टिकट मत काटो। तो वही तुम इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन छोटा होता है सर, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बहुत बेहतरीन बेटा अभिजीत, अर्जित बहुत बढ़िया बेटा, रमेश बहुत सही। अब देखो बेटा मेरी एक बात सुनना, मान लो इसके अंदर प्रोटॉन का द्रव्यमान है p प्रोटॉन होते, तो मैं क्या करता बेटा, p मतलब p प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। तो यहां पर लिखता p इंटू में 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, राइट। और बेटा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रखता तो n गुणा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखता तो आपको याद होगा जब 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 है, जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं ना बेटा, तो हमें क्या करना है कि 10 की घात का जो क्रम है वो समान रखना होता है। तो बेटा यहां पर हम लिखेंगे 0.00091 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। भाई अगर सबको जोड़ना है तो हमने देखा कि भाई जब इसको जोड़ा तो इसमें से हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, 10 की घात माइनस 27, 10 की घात माइनस 27, तो ये हो गया हमारे पास p प्लस एन गुणा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम हमने कॉमन ले लिया। अब ये क्या है बेटा 0.00091 गुणा 10 की घात माइनस के 27 माइनस के 27 किलोग्राम। तो बेटा इसका मास और इस मान में ना 1.67 है, जैसे ये हमने इनको जोड़ लिया। रुको इसको डबल भी करना है ना, हाँ ये हो गया p प्लस एन, ठीक है ये ठीक है 1.67। तो यहां पर इस मान को आप जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क तो खास पड़ेगा नहीं, है ना। तो बेटा इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन छोटा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। किसकी तुलना में बेटा जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में, इसीलिए हम इसको 0 मान लेते हैं और हमारे पास बन जाता है
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इनटू में 1.67 इनटू में 1.67 इनटू में 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। अब यहां पर साथ ही साथ आप लोगों ने जो 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सर हमने तो परमाणु क्रमांक पढ़ा है, परमाणु भार पढ़ा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और यहां पर यूनिफाइड लिखते थे। तो ध्यान रखना, इस यूनिफाइड का जो मान होता है वो बेटा यही होगा। इसके स्थान पर आप लोगों ने क्या लिखा बेटा? यूनिफाइड। इसके स्थान पर ही तो आपने क्या लिखा बेटा? यूनिफाइड। तो अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को यूनिफाइड का मान समझ में आया? यूनिफाइड का मान का मतलब होता है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान या फिर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्योंकि 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 क्या है बेटा? या तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान या प्रोटॉन का द्रव्यमान। दोबारा समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, दोबारा समझाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। पहले इसको नोट करना है, लेकिन पहले इसको नोट करना है। एएमयू भी होता है, बिल्कुल सही बात, एएमयू भी बेटा यही है, एएमयू भी यही है। आप इसको लिख लो, ए बराबर P प्लस एन एएमयू, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक मास यूनिट। वेल डन। अरे तुम टेंशन ना लो भाई, तुम्हें ऊपर उड़ाने का, तुम्हें आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी हमने ली है, ठीक है बेटा। मैंने आवेश तो पूछा ही नहीं ना बेटा कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। यहां पर समझिएगा मेरी बात, यहां पर द्रव्यमान की बात हो रही है, आवेश की बात नहीं हो रही है। अब लोग जितनों, पहले इसको नोट करो भाई, पहले इसको नोट करो। और जब आप कर लेंगे बेटा, ऐप पर क्लास कल से स्टार्ट होगी। आज बेटा यूट्यूब पर क्लास है, हां, कोई अंतर नहीं। अब देखो बेटा, यहां पर वापस से, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो नोटेड लिखना भाई, नोट कर लिया हो तो नोटेड लिखना। ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तक मैंने केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी मैंने मोल अवधारणा का कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी तो मैं बाहर की बातों की बात कर रहा हूं। अभी तो मैं 9th क्लास का पढ़ा रहा हूं यार, 9th क्लास का पढ़ा रहा हूं मैं। हां, गधे कहीं के, लीचड़, बेवकूफ। नोटेड, बेहतरीन। अब इसी पार्ट को रिवाइज करते हैं वापस से, इसी पार्ट को रिवाइज करते हैं। मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक परमाणु है, यहां पर बीच में नाभिक होता है और बाहर क्या होते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन। बाहर क्या होते हैं बेटा? कक्षाएं। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बेटा, मेरा पहला आप लोगों से क्वेश्चन है, नाभिक में कौन कौन रहता है? जो मैं पूछूंगा, नाभिक में कौन कौन रहता है? वेरी गुड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। और कक्षाओं में बाहर कौन रहता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब एक होता है हमारे पास परमाणु भार, परमाणु भार जो A है वो बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और मान लो यहां पर एएमयू लिख लो आप या यूनिफाइड लिख लो, है ना। अब यहां पर मैंने कहा कि भाई मैंने P प्लस एन पढ़ता हुआ आया हूं, मैं A बराबर P प्लस एन प्लस ई, यानी इनको सबका द्रव्यमान क्यों नहीं जोड़ रहा? मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ा पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं जोड़ा, क्यों नहीं जोड़ा? अब यहां पर समझ लेना बेटा, इसको हम 0 मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को
नगण्य मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? क्या इतनी बात समझ में आ गई? और हम लोगों ने आपको यह भी बताया बेटा कि जो यूनिफाइड है या एएमयू है, इसका अर्थ होता है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो कभी कभी आप लोगों से कोई पूछ ले कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, तो याद रखना यूनिफाइड बराबर होगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। थोड़ा सा तो जोर बेटा आपको भी लगाना पड़ेगा ना, आईआईटी है वो। ये थोड़ा ही है कि स्कूल में बैठे नींद आ रहा है, इधर देख रहे कि वो मुझे देख रही है कि नहीं देख रही। स्कूल वाला काम थोड़ा ही हो रहा है। ये बड़ा सपना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बताता हूं, अभी मैं बताऊंगा बेटा इससे पिछले वाले में कि मैंने 0.000091 क्यों किया, बताता हूं बेटा समझाने के लिए। बढ़े आगे। अखिल बेटा मेरे को आपका डाउट समझ में आ गया है, मैं भी बताने वाला हूं, बस इसको नोट करना। नोट्स बेटा आपको ऐप में ही मिलेंगे। पहले ये लिखो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहां पर एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर जी आपने 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम को 0.00091 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम क्यों किया? इसका आंसर बेटा गणित के अंदर होता है। अगर हमें गणित में किन्हीं मानों को जोड़ना होता है तो हमें उनके 10 की घात समान रखनी पड़ेगी, तभी वो वैल्यू जुड़ेगी। तभी वो वैल्यू क्या होती है बेटा? जुड़ती है। इसीलिए मैंने इनकी 10 की घात को समान रखा ताकि मैं इनको जोड़ सकूं। समझ में आई बात? इसीलिए बेटा मैंने 10 की घात माइनस 31 को 10 की घात माइनस 27 बनाया। और ये 27 तब बनेगा जब ये आगे ये पॉइंट उठकर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा और जीरो की तरफ बढ़ेगा बेटा। सर नगण्य क्या है? नगण्य का अर्थ होता है ना, जीरो। नगण्य का मतलब होता है जीरो। हिंदी मीडियम से ही हो ना बेटा आप? ना तो तुम हिंदी बने ना अंग्रेज बने। नगण्य मतलब शून्य। समझ में आ गई बात? नगण्य का अर्थ होता है शून्य। भाई मैंने भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, तो मुझे तो भाई देखो नगण्य शब्द का पता था। करिए भाई। अब देखो बेटा, अब मेरी बात सुनना। यहां से 11वीं क्लास होती है समाप्त। यहां से क्या हो गया बेटा? 11वीं क्लास होती है समाप्त। 11वीं क्लास सॉरी 9th क्लास होती है समाप्त। अब आती है 11वीं क्लास। अब मेरी डिग्री से तू क्या करेगा बता? क्या करेगा मेरी डिग्री से? फालतू की निकलवाएगा तू मुझसे? मेरी बात सुनो भाई यहां पर ध्यान से। मैं अपनी स्टोरी ना क्लास में समझाऊंगा कभी, और फिर मैं बताऊंगा कि मैं हिंदी मीडियम का होके कैसे कैसे मेरी जर्नी रही, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी आज मेरा मेन मोटो है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डालना। अब मेरी बात सुनना भाई यहां पर। अब यहां पर सुनना बेटा। अब जैसे हमारे पास एक नेचर है, प्रकृति में क्या होता है? प्रकृति में क्या होता है बेटा? अगर मान लो, सुनना मेरी बात को ध्यान देना बेटा। अगर हम किसी भी पदार्थ की बात करें, किसी भी सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, कोई भी चीज हो, वह छोटे 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 कणों से मिलकर बनी होती है, जिनको अणु कहते हैं। और अणु भी जिन छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है उनको परमाणु कहते हैं। तो अब आप लोगों को यह समझना है कि जैसे परमाणु जो है, यहां से 11वीं क्लास स्टार्ट है बेटा। यहां से 11th कक्षा का आरंभ हो चुका है। यहां से
11वीं क्लास का आरंभ हो चुका है। ध्यान से देखना, आप लोग समझिएगा कि परमाणु प्लस परमाणु प्लस परमाणु प्लस एंड सो ऑन, मान लो n परमाणु मिले तो मुझे बताइए परमाणु परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे। आप लोग सोच के आंसर दो बेटा, पढ़ के आंसर नहीं देना है। मैं आप लोगों पर, आपके लोगों के अंदर से सोच पैदा कर रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग खुद दिमाग लगाओ, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ और फिर मुझे बताओ, और जहां पर आप फंसोगे फिर मैं आपको ठीक करूंगा। तो परमाणु 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 मिलकर जब n नाम के परमाणु मिलते हैं तो बनता है अणु। बहुत बढ़िया, हमारे पास क्या हुआ बेटा, अणु। अणु हो गए। अब आप लोग इतना भी जानते हो बेटा, जो परमाणु है ना, परमाणु का होता है बेटा परमाणु भार। परमाणु के भार को क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु भार। और अणु के भार को क्या बोलते हैं बेटा जी, अणु भार। क्या बोला मैंने, अणु भार बोला। परमाणु के भार को क्या बोला, परमाणु भार। अणु के भार को बोला अणु भार। अब मुझे एक बात बताइए, भार कैसा भौतिक गुण है, योगात्मक या अयोगात्मक, योगात्मक या अयोगात्मक? क्योंकि यहां से परिभाषाएं भी चालू होंगी जो आप कह रहे थे ना, नोट्स वगैरह। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि उस वाली बुक में ऐसे लिखा हुआ है हम उसको एज इट इज याद कर लेंगे, रट लेंगे, स्कूल वाली मैडम इंप्रेस हो जाएगी, 10 में से 10 नंबर दे देगी, स्टार बना देगी, उलुलुलुलुलुलु। ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखो बेटा, परमाणु का भार होता है परमाणु भार, अणु का भार होता है अणु भार। अब बात आती है कि अणु भार क्या है। तो भाइयों सुनो, अब हम अणुभार की परिभाषा देते हैं। अणुभार की परिभाषा तो हम कहेंगे बेटा, किसी यौगिक, या कह सकते हैं किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग अणुभार कहलाता है। अणुभार कहलाता है, यह परिभाषा होगी बेटा इसकी। अब मैं आपको एक उदाहरण समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा बेटा, उदाहरण। जैसे मेरे पास ना एक अणु है H2O, जल क्या हो गया, एक यौगिक हो गया, और मुझे जल का क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। तो ध्यान रखना बेटा, अणुभार मुझे किसका ज्ञात करना है बेटा, जल का। इसको हम लोग मोलिकुलर मास भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भाई इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो मैं लिख दूंगा यहां पर मोलिकुलर मास। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, कि भाई इसके अंदर दो तो है हाइड्रोजन के परमाणु। इसके अंदर क्या है बेटा, दो है हाइड्रोजन के परमाणु और एक है ऑक्सीजन का परमाणु। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 गुना हाइड्रोजन के परमाणु और प्लस 1 गुना ऑक्सीजन का परमाणु। तो हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा परमाणु भार 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 यूनिफाइड। एक बच्चा लिख रहा है 18 ग्राम, बेटा 18 ग्राम नहीं है। परमाणु भार को हम यूनिफाइड में या एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 18 यूनिफाइड। ठीक है, 18 यूनिफाइड होगा। नोट करो, पहले इसको साइड से हट गया भाई, मैं नीचे वाली साइड से हट गया, मैं इसी वजह से। नोट करिए भाई, 18 एएमयू 18 यूनिफाइड। अब देखो बेटा, आप बस बोलते जाओ ना यार। यूनिट फाइट कतई गधा है। इधर देख बेटा आगे। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों
इस धरती पे मौजूदा अमृत की बात। अब मुझे जल्दी से बताओ, इस धरती पे एक मौजूदा अमृत है, उसका फॉर्मूला क्या है जिसका सेवन करने से चांद के 2 टुकड़े दिखने लगते हैं? यह सब ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही हूं। तो भाइयों, वो है हमारे पास C2H5OH, इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, मैं धीरे धीरे आपको अंग्रेज भी बनाऊंगा बेटा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, धीरे धीरे आपको अंग्रेज भी बनाऊंगा मैं, धीरे धीरे, भले आप हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो। हाँ, इथेनॉल भी कहते हैं, वेरी गुड। अरे यार तुम तो जानते हो यार, कसम से, बहुत बेहतरीन। तो यहां पर जब मैं बात करूंगा बेटा अणुभार की, किसके अणुभार की बात करूंगा बेटा मैं? C2H5OH के अणुभार की बात करूंगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणु के परमाणु भार का जोड़ना है। तो मैंने देखा बेटा 2 तो इसके अंदर कार्बन है, तो मैंने क्या कर दिया बेटा, 2 गुणा कार्बन प्लस 6 क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन, तो 6 गुणा हाइड्रोजन प्लस 1 गुणा ऑक्सीजन, 1 क्या हो गया बेटा यहां पर, ऑक्सीजन हो गया। तो टोटल हमारे पास इन सारे परमाणुओं का परमाणु भार हो गया। अब आप मान रख लो, और जो बच्चे को लग रहा है कि आपने कार्बन का 12 कैसे रखा, हाइड्रोजन का 1 कैसे रखा, तो मैं वैल्यू दे देता हूं, ठीक है भाई। कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का होता है बेटा 1, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, ठीक है, यूनिफाइड में द्रव्यमान है ये मैंने दे दिया सब कुछ। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, 2 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 16 हल करोगे बेटा तो हमारे पास आएगा 46 यूनिफाइड। किस किस का आंसर मैच हो गया बेटा, किस किस का आंसर मैच हो गया बेटा, फटाफट। वेल डन। अब बेटा ये तो था हमारे पास सेकंड उदाहरण। अब देखो बेटा तीसरा उदाहरण, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब आप इसका फटाफट से अणुभार ज्ञात करें बेटा एसिटिक एसिड का। जरूरत पड़ेगी तो कार्बन का दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है, एसिटिक एसिड का निकालिए। हाँ यार, सोनू वर्मा को कैसे पता है कि मेरे 10th में 67% थे और 12वीं में मैं अपने गांव में, छोड़ो जितने ब्लॉक, मेरे ब्लॉक के जितने भी 85-86 गांव थे उनका टॉपर था मैं। बहुत बढ़िया बेटा। पर ये सोनू तुम्हें कैसे पता है बेटा ये बात? अब देखो यहां पर मुझे अणुभार निकालना है, किसका भाई, मुझे अणुभार निकालना है इसका CH3COH का अणुभार निकालना है। तो मैं लिखूंगा 2 कार्बन है तो 2 गुणा कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने बेटा 4, तो 4 गुणा हाइड्रोजन और प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणा ऑक्सीजन, ऐसे कर दूंगा बेटा। तो यहां पर 2 गुणा 12 प्लस 4 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 16, इसको हल करोगे तो बेटा हमारे पास 60 यूनिफाइड आएगा। कितना आएगा बेटा, 60 यूनिफाइड। यूनिफाइड कह लो, AMU कह लो, बिल्कुल सही आंसर है। कमाल हो गया यार, तुम तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आंसर निकाल रहे हो। चलिए अब देखो बेटा आगे की कहानी। चौथा एग्जांपल आप लोगों के सामने है, H2SO4। इसका आंसर आपको निकालना है। क्या निकालना है, H2SO4, इसका आंसर निकालना है। हाइड्रोजन का होता है बेटा जी 1, सल्फर का होगा इसमें 32 और ऑक्सीजन का होगा बेटा 16। ये मैंने हल दे दिया आपको, ठीक है। H2SO4 का निकालना है आपको। बहुत बढ़िया। और तेरी जानकी बेटा आपका गलत आया, 82 नहीं आएगा। राजकुमार सही है, विनय पुराना आंसर दे रहा है।
बहुत बढ़िया बेटा। तो आप लोगों ने क्या करा होगा भाई, अणुभार ज्ञात करने के लिए, किसका अणुभार ज्ञात करने के लिए, H2SO4 का अणुभार ज्ञात करने के लिए 2 गुना हाइड्रोजन प्लस 1 गुना सल्फर प्लस 4 गुना ऑक्सीजन, और मान रखा भाई, तो 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 32 प्लस 4 गुना 16, अच्छा यहां तो ऑक्सीजन करना था, 4 गुना 16, तो हल करने के बाद आया होगा 98 यूनिफाइड। भाई बहुत कमाल हो गया भाई, ये तो कमाल हो गया भाई। अब देखो बेटा पांचवा है, पांचवा आंसर है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका अणुभार ज्ञात करिए। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि भाई सिल्वर का होता है बेटा जी 108 और नाइट्रोजन का होता है बेटा जी 14। बाकी आप लोगों को ऑप्शन का तो दे ही रखा है। देखो भाई AgNO3 की बात करोगे सिल्वर नाइट्रेट में, तो आप लोग लिखोगे ऐसे करके, अणुभार AgNO3 1 गुना सिल्वर 1 गुना नाइट्रोजन और 3 गुना ऑक्सीजन। तो भाई यहां पर लिखोगे 108, यहां पर लिखोगा 14 और यहां पर लिखोगे 3 गुना 16, तो यहां पर हो जाएगा 108 प्लस 14 प्लस 48, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा कुल मिला के 170। कितना हो गया बेटा ये 170 यूनिफाइड। भाई बहुत कमाल हो गया भाई, मजे आ गए बेटा आपके तो, भाई कमाल हो गया बेटा, बहुत मजे आ गए आपके तो। एक 170 यूनिफाइड, हाँ जी फुड़वा देंगे बेटा, हम IIT फुड़वा देंगे, टेंशन ना लो आप, फोड़नी तो आपको ही पड़ेगी, हम तो आपको समझाएंगे बस, बिल्कुल फुड़वा देंगे। अब भाई आपको, अब मेरा आप लोगों से एक पर्सन है ना, मैंने कोई, देखो मैं तो अभी तो कुछ खास पढ़ाया ही नहीं है ना, मेरे को पढ़ाना आता, ये तो मैंने आपसे ही करवा दिया काम। आप मुझे बताइएगा सबसे पहले, अगर आपको कोई यौगिक का अणु दे रखा हो, मतलब सूत्र दे रखा हो, उसका अणुभार आप ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, मेरे से नहीं, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए यार। अगर आपको किसी यौगिक का अणु सूत्र दे रखा हो तो क्या आप उससे अणुभार ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल बेसिक सही है बेटा, ये इससे बेसिक और नहीं हो सकता। प्रयास जेई हिंदी में, हाँ शायद पढ़ाऊंगा बेटा, इस बार पढ़ाऊंगा, लास्ट ईयर तो नहीं पढ़ाया था मैंने। यस, डन, कर सकते हैं। अब एक बात आएगा बेटा, प्रतिशत संघटन, एक क्या होगा बेटा, एक नया टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं प्रतिशत संघटन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन, और इसका अर्थ होता है बेटा भार प्रतिशत, इसका अर्थ होता है भार प्रतिशत। नया टॉपिक चल गया, आपको पता भी नहीं है कि 11वीं क्लास के टॉपिक चल चुके हैं, ठीक है, 11वें टॉपिक के पार्ट चल चुके हैं बेटा। यूनिफाइड यूनिट होती है, जैसे AMU होती है वैसे यूनिफाइड यूनिट होती है। AMU लिख दो, यू लिख दो, एक ही बात होती है। जैसे पहले USA था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को USA बोलते थे, अब US बोलते हैं सीधा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गायब, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म है। ये बेटा जी मूल अवधारणा पहला चैप्टर है। अब देखो यहां पर सबसे पहले आप लोग, बैच कितने का है? बैच बहुत सस्ता है यार,
सोच के देखो, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथमेटिक्स पढ़ोगे, पूरे साल पढ़ोगे, सारे टेस्ट दोगे, सब कुछ तो करोगे, डिग्री भी मिलेगी, सब, और क्या चाहिए? लूटोगे क्या आप हमें? अरे मतलब इतना तो हमारे टैग में बेटा आता है। हिंदी मीडियम की जनता को ग्रोथ कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग उन बच्चों को भी आगे देखना चाहते हैं जो विजन है हमारा, जो बहुत ही नीचे उसके आते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा, चलो मुझे वो आपको शायद लग रहा है कि हम जुड़ सकते हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं, वहां से आप थोड़ा रिलेट करना बेटा। 8वीं क्लास तक मतलब आपके माँ बाप का पहला सपना तो यही होगा कि भाई जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे ना करें, और आप अच्छा पढ़ाई कर लो तो शायद उनका जीवन सुख हो जाएगा। क्योंकि आपके माता पिता के लिए पर्सनल जीवन में कोई अचीवमेंट नाम की रही नहीं है चीजें। आज की डेट में हिंदी मीडियम अगर कोई बालक है तो उसके पिताजी या तो मजदूर हैं या बेटा एक नॉर्मल काम करने वाले इंसान है। ठीक है, रिलेट करना इसको, मजदूर है। अब बेचारे वो क्या सोचते हैं कि यार मैं अब जो है गाड़ी तो ले नहीं सकता, बड़ी बिल्डिंग बना नहीं सकता, पर मैं अपने बच्चे को शिक्षित कर सकता हूं। उनका सिर्फ एक ही सपना है कि अगर मेरा बालक शिक्षित हो गया, मेरा बालक अच्छा काम करने लगा, पढ़ाई अच्छा कर लेगा, तो वो शायद इस जनरेशन को चेंज कर देगा। ये उद्देश्य होता है हमारे पीछे हमारे माता पिता का इनपुट। पर हम जिन लोकेशन से हम लोग आते हैं ना, वहां पर इंग्लिश मीडियम के एक तो स्कूल होते नहीं है और उतने अच्छे नहीं होते हैं। अगर होते भी होंगे तो उनके जो स्कूल टीचर होंगे, जितने भी टीचर होंगे, वो इंग्लिश में खुद नहीं बात करते होंगे। ठीक है, फिर मजबूरी में हमें लगता है कि चलो यार कुछ भी कर लें। हालांकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 8वीं तक इंग्लिश पढ़ी होगी, उनमें से मैं भी एक था। मेरे माँ बाप ने भाई एक स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया और वो इंग्लिश मीडियम मोंटेसरी स्कूल था। अब कहने को लगा कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पर उसकी किताबें सारी इंग्लिश में थी, पर ना तो पढ़ाने वाले को इंग्लिश आती थी, ना हमें पढ़ने वाले को इंग्लिश आती थी। किसी को कुछ नहीं आता था, बस लिखा होता था, ऐ कर रहे होते थे। मैंने पूरे भाई साहब 8-10 साल दिए इंग्लिश सीखने के लिए, और मैं सीखा भी। और पता है मैंने क्या सीखा? सर, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम मैं आई गो टू टॉयलेट, यस सर, नो सर, ओके सर। इसके बाद मुझे कुछ नहीं आता सर। और ये मुझे भी नहीं, ये मेरे मास्टर को भी नहीं आता था। उसके बाद तुम्हारा भाई ढूंढ रहा है आसपास कस्बे में कि कोई स्कूल तो होगा यार। हमें टीसी मिली थी हिंदी मीडियम की, हमें चिपका दिया। ऐसा फ्रॉड बहुत होते हैं यार। 9th क्लास में हम गए भाई, आसपास कहीं स्कूल ही नहीं है, इंग्लिश मीडियम, हम हिंदी मीडियम स्कूल में फिर चले गए। लाइफ में पहली बार 9th क्लास में मैंने सुना कि एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तम कहते हैं, और मैं धड़ाम से ऐसे गिरा, बे तेरे की क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्तम मतलब हमें इंग्लिश तो आती नहीं थी, हमें हिंदी भी नहीं आती थी बेटा। मतलब हद हो गई भाई साहब। मैं देखते ही एकदम सोचने लगा कि भाई लघुत्तम समापवर्तम तो खतरनाक चीज है। लिखनी नहीं आती हिंदी लिखनी नहीं आती थी मेरे को 9th में, ना इंग्लिश आती थी। मैं इतना बड़ा अंग्रेज और इतना बड़ा हिंदी ज्ञानी था मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूं बेटा, बिल्कुल देहात। तो वहां पे भाई मेरा गांव था। फिर हमने सोचा चलो कुछ तो करेंगे। पहला पेपर आया। अब क्या होता है ना, गणित के लिए वैसे भी ज्यादा भाषा की आवश्यकता होती नहीं है, बाकी सब्जेक्टों में भाषा की आवश्यकता होती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, लिखना आता नहीं है, कहां पर कौन सी मात्रा लग जाए। हिंदी मीडियम वाले तो बहुत नंबर काटते हैं। तो गणित में सोचा कि शायद गणित में तो पास हो ही जाऊंगा। इतनी मेहनत करी बेटा। मेरे 9th क्लास के जो छमाई के पेपर होते हैं उसमें मेरे नंबर आए 90 में से 13 मतलब वो नहीं 3 0 वाला, 1 3 वाला, 13 नंबर आए भाई मेरे। और जब मेरे 13 नंबर आए, मेरे को लगा कि यार अपन से नहीं होने वाला भाई, अपन तो बहुत ज्यादा कमजोर इंसान है। फिर उसके बाद थोड़ा और 6 महीने दिए अपने आप को, और मेहनत करी। तो मेरे नंबर आखिरकार में, बहुत मेहनती तो मैं था, मुझे पता कि मैं वो क्या कहता ना कि मैं एक किसान का बेटा हूं, तो मैंने खेतों में अपने आप को बहुत अच्छे से रगड़ा है, बहुत अच्छे से। और मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, तो मुझे इतना भरोसा था कि मैं नंबर 1 तो बनूंगा ही। मैं सब्जेक्ट की तो ऐसी तैसी करके ही रखूंगा। 6-7 महीने लगे, बहुत मेहनत करी। और जब हमारे मेन पेपर आए 9th क्लास के, तो मेरे 90 में से 87 नंबर आए। सिर्फ 3 ही नंबर कटे थे, 87 नंबर आए।
तब मेरे अध्यापकों को मेरे बारे में यह पता लगा कि यह बच्चा बहुत जिद्दी है, यह मेहनती नहीं है, यह बहुत लापरवाह भी है, यह बहुत मटरगश्ती भी करता है, यह तो बच्चों के साथ आवारागर्दी भी करता है, सब काम करता था भाई मैं। लेकिन यह पक्की बात है कि इस बंदे ने बोला था ये जिद्दी बहुत है, एक्सप्रेसिव बहुत है। तो भाई उसके बाद मैंने क्या करा, 9th क्लास जैसे तैसे पास करी। 9th के नंबर तो वैसे भी इतने वैलिड होते नहीं, सिर्फ 10th में जाना होता है। 10th में बहुत मेहनत करी, और 10th में इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। सिर्फ मात्र 68% नंबर आए मेरे, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, 68% नंबर। और उस टाइम पे मैं देख रहा था कि मेरे दोस्तों ने यूपी टॉप कर दिया है, मेरे दोस्तों ने सहारनपुर टॉप कर दिया है, यूपी में उसका दूसरा नंबर आया, मेरे ऐसे ऐसे बालक भाई, और मेरी कोई औकात नहीं, मैं 68% वाला। मेरे को तो मेरे टीचर जानते भी नहीं थे कि मैं पढ़ने वाला बच्चा, उनको उनके हिसाब से मैं बिल्कुल कतई आवारा हूं, कतई आवारा बच्चा। लेकिन मेहनत चलती रही भाई। 10वीं के बाद सोचा 11वीं में कुछ करूंगा। अब 11वीं में मेरे को लगा कि भाई 10वीं में तो इतनी सी किताब थी, 11वीं में इतनी मोटी किताब है, पढ़ेगा कौन। और उस टाइम पे कभी पूछना अपने मम्मी पापा से, अगर वो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, उस टाइम पर गणित 6 होते थे, 6 गणित हुआ करते थे उस टाइम पर, बहुत तगड़ा सब सिलेबस था वो। तो भाई मैंने गणित ले लिया, जोश जोश में पढ़ाई करी, पढ़ाई करी, पढ़ाई करी। पहले 6 महीने 11वीं में कोई नहीं जानता था कि हर्ष त्यागी कौन है। अगले 6 महीने में भी हर्ष त्यागी कौन है नहीं पता था। अगले 6 महीने में भी नहीं पता था कि हर्ष त्यागी कौन है। पर जब 12वीं के सिर्फ 6 महीने रह गए थे ना, तब लोगों को यह लगने लगा था कि जो आंसर कहीं नहीं है वो हर्ष सर के पास, मतलब हर्ष के पास है, इसने इतनी मेहनत कर ली है। लेकिन किसी भी टीचर को यह नहीं पता था कि मैं टॉप 1000 में भी हूं। यह तो मतलब एवरेज बच्चा है, बैक बेंचर है, ये बस पास हो जाएगा, इससे बड़ा बच्चा नहीं है ये। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया 12वीं का, बता देता हूं 5 जून का डेट था बेटा, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया मैं खुद अपना रिजल्ट देखने नहीं गया था। मेरे को घर वालों ने डांटा था, क्योंकि उससे पहले मैंने एक कांड भी कर दिया था, मैं रस्टिकेट हो गया था, वो तुम्हें बता नहीं सकता क्यों हुआ था रस्टिकेट, ठीक है। तो घर वाले भी बात नहीं करते थे। मेरे गांव में जिन जिन बच्चों की 12वीं के एग्जाम आए, उनके घरों पे मिठाई बट रही है। मिठाई तो क्या, गुलदाना बटता था अपने यहाँ पे, तो देसी आदमी भाई है ना, गुलदाना बट रहा है, ढोल बज रहे हैं कि भाई इतने ने टॉप कर दिया, इतने ने टॉप कर दिया, ये कॉलेज टॉप कर दिया, ये स्कूल टॉप कर दिया। तुम्हारा भाई गया था 5:30 बजे, ठीक है, यूपी 11 की बात बता रहा हूं मैं। हाँ, तो उस टाइम पर प्रिंट आउट निकलते थे बेटा। अभी तो क्या है कि आप नेट पे देख लो, सबके पास मोबाइल फोन है। और उस टाइम पर वो होते थे वाईफाई वाले, क्या बोलते हैं उनको, साइबर कैफे। तो वहां पर जाकर हम अपना प्रिंट आउट निकाल के लेके आए। फिर हमने ऐसे करा, हमने देखा अरे ये तो ज्यादा हो गए, तो हमने एक प्रिंट आउट निकाला, फिर बहुत सारी फोटो स्टेट करवाई और सबको बांटते हुए चले गए। वो रोला भी था अपना एक। लेकिन मैंने अपनी जर्नी को बता रहा हूं, बहुत बेसिक से देखा है। उसके बाद जब मेरे 92% नंबर आए, तो एक रामजस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वो टॉप 10 के अंदर रहता है ऑल ओवर इंडिया, टॉप 5 और टॉप 6 के अंदर ही वो कॉलेज रहता है। अब भाई उसमें मेरा एडमिशन हुआ, मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी थी, तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहता था। मैं नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता था, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स वो वाला काम नहीं है। मैं प्योर केमिस्ट्री में रिसर्च करना चाहता था। तो मैंने केमिस्ट्री में भाई एडमिशन लिया अपना। उसके बाद मैंने वहां पर जाकर देखा कि भाई वहां के चपड़ासी भी इंग्लिश बोल रहे हैं, वहां की सारी मैडमें इंग्लिश बोल रही हैं, वहां पे सारे सर इंग्लिश बोल रहे हैं, और वहां पर फिर अपनी बेइज्जती, बुरा हाल। हम बता क्या कर रहे थे, यस सर, ओके सर। एक बार मैं एक लैब में चला गया और मेरे को एक मैम बोली कि हर्ष, यू आर वेरी इनसिंसियर स्टूडेंट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कम टू द लैब। तो उन्होंने, अब मुझे पूरा समझ नहीं आया, इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही बेकार बच्चे, आपको नहीं पता है कि आप लैब में कैसे आना होता है, कैसे परफॉर्म करना होता है। उन्होंने मुझे बुरा बोला, पर मैं खुश हो रहा हूं, ओके मैम, ठीक है मैम, यस मैम। तो मैं जो इनसिंसियर शब्द था ना, वो इनसिंसियर, वो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा शब्द है, वो बहुत अच्छा शब्द है। फिर जब हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, तब मुझे जाके पता लगा कि भाई नहीं, इनसिंसियर शब्द तो मेरे लिए तो बेइज्जती हुई थी वो। अब आदमी हिंदी मीडियम स्टूडेंट, कोई दूसरा भी बात नहीं कर रहा, सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और मैं बैक बेंचर, कोई समझ नहीं, ना टीचर समझ रहा है, ना कुछ समझ रहा है। सब लोग, लाइफ ऐसे बदल जाती है बेटा। जब आप अभी आओगे ना बाहर निकल के, जब आप सोच रहे हो ना आईआईटी में जाना एक बार, ऐसे लाइफ बदल जाएगी पूरी की पूरी। फिर मेरे अंदर ना एक जिद आई,
कि थोड़ा टाइम रुकता हूं फिर बताता हूं क्या होता है। फिर मैंने IIT क्लियर किया, फिर उसके बाद मैं गया, फिर मैंने आगे पढ़ाई करी, फिर मैं आया और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ एक ही ड्रीम की वजह से कि जो जो मैंने झेला है वो मैं अपने बालकों के साथ या अपने किसी भी हिंदी मीडियम बालकों के साथ वो नहीं होने दूंगा। टीचिंग में आने का जो मेरा रीजन था, PW में जो आने का रीजन था, इवन मेरा जो इंटरव्यू भी यहां पे लिया था ना, वो प्रतीक माहेश्वरी सर ने लिया था। तो हमारा सेम डिस्कशन ये हुआ था कि सर हमें हिंदी मीडियम समाज को ऊपर उठाना है। आज आप जो इस क्लास ले रहे हो ना, ये शायद सेकंड सेशन है जब अर्जुना चल रहा होगा। इससे पहले PW को 4 साल हो गए हैं और 4 साल इतना डिस्कशन, इतनी जिद करने के बाद फिर हिंदी मीडियम के टीचर ढूंढना, सबको कंबाइन करना, एक विजन दिखाना कि सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज ट्राई करते हैं ट्राई करते हैं ट्राई करते हैं। और आज हम बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं पर्सनली कि हमें वो टीम मिल गई है हिंदी मीडियम की जो बच्चों को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, मैं अपना गांव नहीं बताऊंगा भाई, पता लगा तुम वहां पहुंच गए, गांव नहीं बताऊंगा मैं भाई यहां से। ठीक है, तो भाई मेरा ना फुल सपोर्ट आपके लिए वैसे भी है, मतलब ये मैं यहां पर ऑन स्क्रीन नहीं बोलता, आपको ने देखा होगा मैं ज्यादा प्रचार नहीं करता हूं अपना। हरियाणा से बेटा इसलिए लगता हूं मैं क्योंकि एक तो मेरी हाइट ठीक ठाक है, ठीक है, और मेरे सहारनपुर में और हरियाणा में लगभग सिमिलर ही लैंग्वेज बोली जाती है, खड़ी बोली बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 675 थी मेरी रैंक। अब मेरी बात सुन लो, तो अब आपको मैं एक गारंटी दूं मैं आपको। देखो ये अंकित है, आशीष है, हरिंदर है, जुनेद है, आदित्य है, कोई भी है, ये ईमानदारी से बताना आप अपनी क्लास के टॉपर हो या एवरेज बच्चे हो या बिलो एवरेज हो, अपनी रियलिटी मुझे बता दो कमेंट में, मुझे फटाफट रियलिटी बताओ बेटा। इसके बाद पढ़ाऊंगा, बस मुझे एक बार रियलिटी बता दो, फिर मैं आपको कुछ शब्द बोलूंगा और फिर 1 महीने बाद कुछ पूछूंगा। एवरेज, टॉपर, टॉपर, एवरेज, 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 मीडियम, बिलो एवरेज, एवरेज। आज एक नोटबुक पे लिख लो बिल्कुल साफ कोरे पन्ने पर, जिस भी स्टेट में आप बैठे हो, जिस भी शहर के, जिस भी स्कूल के, जिस भी कक्षा के आप बच्चे हो, उस क्लास के टॉपर आप हो। लिख लो, अभी बोल नहीं रहा मैं, 1 महीने बाद ये फील करना करवा जाए तो मेरी गारंटीड है। जब आपके स्कूल के टेस्ट होंगे ना और जब आपके एग्जाम होंगे, टॉपर आप निकलोगे, ये मैं आज नहीं कह रहा, पिछले 4 साल से प्रूव कर चुका हूं, टॉपर आप ही रहोगे, चाहे भले ही आप कैसे भी हो। तो देखो भाई, यहां पर सबसे पहले बात आती है प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, भार प्रतिशत की। अब थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे लेते हैं भाई। अगर मान लो मेरे पास कोई भी सूत्र है, जैसे ये यौगिक दे रखा है, मैं ये सूत्र दे रखा है, ये क्या है, अणुसूत्र है। ये हमें क्या दे रखा है बेटा, अणुसूत्र। तो किसी भी अणुसूत्र से हम 2 काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्या भाई, एक तो उसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा ज्ञात कर सकते हैं कि उस अणु के अंदर जो भी अलग अलग तत्व हैं वह भार के अनुसार कितने कितने प्रतिशत है। इसी को प्रतिशत संगठन कहते हैं। जैसे मैंने क्या कर सकता हूं बेटा, अगर मेरे पास ये सूत्र है तो मैं इसका क्या कर सकता हूं, अणुभार ज्ञात कर सकता हूं, अणुसूत्र, अणुभार। तो अगर मैं अणुभार निकालूंगा तो 2 गुणा कार्बन और बेटा 4 गुणा हाइड्रोजन और प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन, ऐसे करूंगा, मान रखूंगा 2 गुणा 12 प्लस 4 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 16 बराबर 60 यूनिफाइड, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, इस अणुसूत्र से या इस यौगिक में कार्बन कितना प्रतिशत है यह ज्ञात करना है भार अनुसार, या मुझे निकालना है कि हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है भार अनुसार, या ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है भार अनुसार। अब इसका तरीका सुनिएगा बेटा क्या है। अगर मान लो 10वीं में 100 नंबर में से आपके 80 नंबर आए हैं तो बताइए कितना प्रतिशत हुआ। अगर 100 नंबर में से आपके 80 नंबर आए हैं तो कितना प्रतिशत हुआ। आप कहोगे सर जी फिर तो 80% हुआ। तो यहां पर भी ध्यान रखना बेटा, अगर मुझे कार्बन का प्रतिशत निकालना है तो मैं देखूंगा कि पूरे यौगिक का जो भार है वो बेसिकली होता है अणुभार, नीचे लिखोगे अणुभार,
और यहां पर कितने कार्बन है? 2, तो 2 गुणा कार्बन ऐसे लिख लोगे आप। और बेटा अनुपात निकालने के बाद 100 से गुणा तो परसेंटेज आ जाएगा। अब यहां पर देखो कार्बन का परमाणु भार होता है बेटा जी 12, पूरे यौगिक का जो अणु भार आया है वो है 60, और इनटू में जब आप 100 करोगे तो 1 0 से 1 0 गायब, 6 दूनी 12, 4 2 दूनी 4 और 10 की घात मल्टीप्लाई करोगे तो 40% जो है इसके अंदर कार्बन है। क्या निकल के आ गया बेटा इसके अंदर? 40% यहां पर कार्बन निकल के आ गया। बुक अभी नहीं लेनी बेटा, कोई कोई बुक नहीं लेनी, पहले नोट्स फॉलो करने हैं, डीपीपी लगानी और मॉड्यूल लेने हैं आपको पीडब्ल्यू वाले, ठीक है? वहां से मैं आपको होमवर्क भी दिया करूंगा और डेली आपके जो प्रैक्टिस शीट है वो भी बनाया करेंगे, सारी चीजें करा करेंगे भाई। डन। तो यहां पर हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा। 4 गुना हाइड्रोजन, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन है, अणुभार लिखेंगे बेटा नीचे और गुणा यहां पर क्या कर देंगे बेटा 100। तो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा 4 गुना 1, अणुभार कितना है बेटा 60, इंटू में कितना होंगे बेटा 100, 1 0 से बेटा 1 0 गायब, 40/6 को आप क्या लिखोगे बेटा 66 पॉइंट नहीं, हाँ 6.66%। कौन आ गया बेटा? हाइड्रोजन आ गया। अब देखो बेटा ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन कितने इसके अंदर? 2, तो 2 गुना ऑक्सीजन, पूरे यौगिक का अणुभार कितना हो गया बेटा? अणुभार गुणा 100 करोगे आप तो 2 गुणा 16, 60 गुणा 100, 0 से 0 गायब गई, या मतलब इसको हल करोगे तो आपके पास आएगा 53.34%। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी यौगिक आपको दे रखा हो, उसका अणुभार और उसके अंदर हर एक तत्व का परसेंटेज आप ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो बेटा? बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन। बस यही मेरे को चाहिए आपका, बस इतना ही मेरे को आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि जो मैं पढ़ाऊंगा आपको पढ़ते हुए चले जाओ, सीखते हुए चले जाओ, आगे बढ़ते हुए चले जाओ। नहीं बेटा देखो, बहुत सारे बच्चे आरसीबी फैन होंगे, बहुत सारे बच्चे सीएस के फैन होंगे बेटा, पर हम पुराने जमाने के हैं ना। हमारे फेवरेट ही कौन रहे हैं? द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। तो हमारी एक ही टीम है जो अब से तब से हमेशा से एक ही रहती है, ऑलवेज चैंपियन, मुंबई इंडियंस। यस। और फिलहाल रोहित शर्मा जी हैं, बुमराह है। अब देखो बेटा अणुभार ये हमने लिख दिया, ये हमने निकाल दिया। अब देखो भाई आगे कहानी, एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। जैसे मैंने कहा कि दूसरा मेरे पास उदाहरण है, ये यौगिक दे रखा है C2H4, ठीक है? ये C2H4 है और ये भी हमें क्या दे रखा है बेटा? अणुसूत्र दे रखा है। एक तरीके से हमें क्या दे रखा है बेटा? अणुसूत्र दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें से मैं चाहता हूं कि आप इसका अणुभार ज्ञात करें। C2H4 का अणुभार क्या होता है ये मुझे बताओ, कार्बन का परसेंटेज कितना आया ये मुझे बताओ, और बेटा हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आया ये मुझे आप बताओ फटाफट। तरीका मैंने आपको बताया है, आप करके बताओ भाई। करके बताओ बेटा। आप देखोगे C2H4 के अंदर जब हम इसके, अच्छा हाँ टाइम मैंने आपको दिया है ना, जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं, स्लो स्लो आराम से। 4:14 हुए हैं, 4:15 पे करेंगे हम। बहुत बढ़िया। ऐसे ही, ऐसे थोड़ा ही बॉडी बनाई है, जिम जाएंगे फिर इसके बाद। और पता है क्या है, आज आपको मैं एक मिशन भी दूंगा बेटा। जैसे कई बार अपनी किस्मत चाहिए होती है ना, कि किस तरह से किस्मत हमारा साथ दे, किस तरह से
भगवान हमारा साथ दें, किस तरीके से नेचर हमें सपोर्ट करे, तो और किस तरह से हम डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, क्योंकि जोश तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो बहुत जरूरी है आईआईटी के लिए। तो आज आप लोग जितने भी बच्चे हो, जो भी इस बैच से जुड़े हुए बच्चे हो, जो भी आप क्लास दे रहे हो, आपको 1 या 2 दिन के अंदर एक छोटा सा पेड़ लगाना है। अब चाहे वो पेड़ पॉपुलर का हो, चाहे वो यूकेलिप्टिस का हो, चाहे आम का हो, चाहे वो तुलसी का हो, चाहे वो किसी चीज का पेड़ हो, आपको एक पेड़ लगाना है, उसकी कदर करनी है। हर एक दिन छोड़कर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना है, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो। इससे क्या होगा कि आप नियमित 2 साल तक ये देखना कि अगर आप वो पेड़ जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, तो इसका मतलब है आप डिसिप्लिन्ड हो। और वो डिसिप्लिन, आप वो पेड़ बार बार आपको याद दिलाएगा कि आपने पेड़ क्यों लगाया था, किस चीज की शुरुआत की थी आपने इस पेड़ को लगा के। तो आपने उस पेड़ को लगाकर शुरुआत की थी आईआईटी के सफर की। अब इससे 2 फायदे हैं। जब वो पेड़ ग्रो करेगा, ऑक्सीजन देगा, तो सबका भला होगा, है ना, तो प्रकृति को फायदा होगा। तो जो प्रकृति है वो क्या कहेगी, अरे यार ये छोटे छोटे मेरे बालक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अब मैं भी इसको सपोर्ट करती हूं। तो लाइफ में आपको एंजाइटी, डर, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप प्रकृति के लिए काम कर रहे हो और प्रकृति को ठीक करने के लिए काम कर रहे हो। तो सब लोग जो है एक एक पेड़ जरूर लगाएंगे बेटा। कहीं पर लगाओ, अपने घर पे गमले में, अगर ज्यादा खेत है तो भाई खेत में लगा दो, कहीं भी पेड़ जरूर लगाना है। तो यहां पर देखेंगे भाई, जब हम C2H4 की बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखा होगा 2 × 2 में कार्बन प्लस 4 गुणा हाइड्रोजन और 2 गुणा 12 प्लस 4 गुणा 1 बराबर आया 28 यूनिफाइड। फिर जब आप यहां पर निकालोगे इसका मान कि कार्बन कितना प्रतिशत होगा भाई इसके अंदर, तो आप लिखोगे बेटा 2 गुणा कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन है, ऊपर यहां पर लिखोगे बेटा अणुभार और गुणा में 100 करोगे, तो यहां पर आ गया बेटा 2 गुणा 12 बटे 28 इंटू में 100। हल करने के बाद कितना आया बेटा 85.72% आया होगा। जब हाइड्रोजन की बात करोगे तो 4 गुणा हाइड्रोजन और बेटा अणुभार गुणा 100, तो 4 गुणा 1 और यहां पर आ गया बेटा 28 गुणा 100, यह आया होगा हमारे पास 14.28%। क्या सभी का ये क्लियर है? क्या सभी का मैच हो गया दोस्तों? यस और नो? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई, वेल डन। अगर हमें अणुसूत्र दे रखा हो तो हम उससे अणुभार और उससे प्रतिशत संगठन ज्ञात कर सकते हैं। बेहतरीन, प्रतिशत संगठन ज्ञात कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन। हां बेटा, मैं इंग्लिश भी यूज करूंगा, टेंशन ना लो आप। मैं आपको ऐसा जरूर बना दूंगा जैसा मैं खुद हूं। यह बैच बेटा आज ही से शुरू हुआ, आज ही पहली क्लास थी इसकी। अब देखो बेटा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, और बिना अमृत के किसका स्वाह हुआ है भाई? CH3 CH2OH। इसमें आपको अणुभार ज्ञात करना है इसका, आपको कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या होगा? आपको बेटा हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा? और आपको बेटा ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करना है, बेटा कितना होगा? काम करिए फटाफट। अब ये क्वेश्चन ये हो चुका है 5:19। 5:21 पर हर एक आंसर मुझे यहां पर चाहिए भाई। आप देखते जाओ, आपकी कलम कितनी चलवाऊंगा मैं। कैलकुलेशन फास्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, मेरी बात सुनिएगा। कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होगी जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। आज आपकी कैलकुलेशन जो है उसी से करिए। मैं आपको क्वेश्चन इतने करवा दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने, जैसे आप क्या करते हो, 1 घंटे में अगर 4 क्वेश्चन करोगे, 10 दिन बाद अपने आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करने लगोगे, मेरी गारंटी है। मैं कह रहा हूं कि सारी टेंशन दूर कर दो। यह भी मत देखो कि भाई किसने, ठीक है, यह भी मत देखो कि भाई किसने क्या क्वेश्चन पूछा है।
ये कौन जल्दी आंसर दे रहा है? मुझे आंसर जल्दी देना है। जल्दबाजी में बिल्कुल काम नहीं करना है, अच्छे से काम करना है। पहले करना है अणुभार ज्ञात करना। अणुभार ज्ञात करने के लिए क्या करोगे बेटा? 2 कार्बन है तो 2 गुणा कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 गुणा हाइड्रोजन और 1 गुणा ऑक्सीजन। प्लीज मेरे बच्चों गिव अप नहीं करना है, प्लीज गिव अप नहीं करना है, हारना नहीं है यार। ये मत कहना कि समझ नहीं आ रहा, इतना सिंपल बात आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही करवा रहा हूं, बार बार यही प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यहां पर लिखोगे आप 2 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 16, यह होगा 46 यूनिफाइड, राइट। जब हम कार्बन का प्रतिशत निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस पूरे यौगिक में कार्बन कितने हैं। तो हमने देखा 2 है तो 2 गुणा कार्बन ऐसे लिख दिया भाई, कार्बन का परमाणु भार कितने परमाणु है। पूरे यौगिक का अणु का जो भार होता है उसको हम लिखते हैं अणुभार, और यहां पर कर देंगे बेटा 100। 2 गुणा 12 और यहां पर होगा 46 गुणा 100। बताओ भाई कितना आएगा? $52.17 52.17%। 52.17%। 52.17। जब हाइड्रोजन की बात करोगे बेटा, कितने हाइड्रोजन है? 6, तो 6 गुणा हाइड्रोजन ऊपर, अणुभार नीचे, और गुणा में क्या कर दोगे बेटा? 100। तो ये होगा 6 गुणा 1 बटे 46 इंटू में 100। अब भाई कितना हो गया? तो ये आया बेटा हमारे पास 13.04%। जब ऑक्सीजन की बात करोगे बेटा, 1 गुणा ऑक्सीजन बटे अणुभार इंटू में 100, तो भाई 1 गुणा 16 गुणा 100 बटे 46 बराबर कितना आएगा भाई? करिए भाई इसको फटाफट। किस किस के सारे आंसर मैच हो गए? देखो इसके अंदर बेटा 6 हाइड्रोजन है ना, देखो 3 2 और 1, 6 हाइड्रोजन है। ध्यान से देखो 3 2 और 1, 6 हाइड्रोजन है बेटा। यहां पर देखो, अरे यार हल करके देख लेना, आसान है। 52.17। मैं कोई गलत बताऊंगा तुम्हें यार? 52.17 करेक्ट आंसर है, मैंने मैच कर लिया। बहुत बढ़िया, सारा सही है भाई। भाई लोगों अब तो तुम रिश्तेदार हो गए भाई हमारे। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया भाई। अब देखो बेटा यहां पर ये आपको अणुसूत्र दे रखे इतने सारे, और कोई भी अणुसूत्र देता है आपको, आप उससे क्या निकाल लेते हो? अणुभार और फिर परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास दे रखा है Fe2O3, यह अणुसूत्र है दोस्तों, ठीक है। यहां पर मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं भाई। हिंट में आयरन का जो है अणुपरमाणु भार वो होता है 56 यूनिफाइड, और ऑक्सीजन का जो होगा बेटा वो होगा 16 यूनिफाइड। अब आपको देखो क्या करना है, एक तो इस यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है, एक इसमें आयरन का प्रतिशत ज्ञात करना है, और एक इसमें बेटा जी ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करना है। फटाफट बताए क्या होगा। अब तो नोट बनाने, ये मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हो यही तो नोट्स हैं भाई। क्वेश्चन करना
अपनी नोटबुक में सेट करना, इन्हीं को नोट्स कहते हैं। हाँ, बस जो जो मैं करवा रहा हूं आप छापते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चन हल करते जा रहे हो, यही नोट्स हैं और क्या। बहुत बढ़िया बेटा, 160 AMU आया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। विजय पटेल, सोट मसाला, अंकित, नेहा, रेवा, सिद्धि, अंकित, पीयूष, अंशिका। और जैसे ही हम क्लास में आएंगे ना, क्लास के बाद जब अपन क्लास में, मतलब अब आज तो यूट्यूब पे क्लास है, जब क्लास में होगी तब हम लाइव बात भी करेंगे, आपको वीडियो कॉल करेंगे और आपसे बात भी किया करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसका जो आपका अनुभार आया होगा वो 2 गुणा में आपने Fe ऐसे करा होगा, प्लस 3 गुणा में ऑक्सीजन, तो भाई 2 गुणा में 56 प्लस 3 गुणा में 16, तो ये हो गया होगा 112 और प्लस ये हो गया होगा 48 और कुल मिलाकर ये हो गया होगा 160 यूनिफाइड। अब जब आयरन के परसेंटेज हम निकालेंगे बेटा, तो इसके अंदर कितने आयरन है? 2, तो 2 गुणा Fe प्लस बटे में अनुभार गुणा में 100, 2 गुणा में 56 गुणा में 100 अपोन में 160, इससे चली जाएगी 0, इससे क्या होगा बेटा? 0 चली गई। और आप लोगों को कहीं ना कहीं फॉर्मूला भी पता है, 4 का पहाड़ा आपने पढ़ा होगा, 14, ठीक है, और ये 4, फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये होगा बेटा 7, तो ये आ गया हमारे पास 70% आयरन है इसके अंदर, 70% आयरन है भाई, बहुत बेहतरीन बेटा। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितने बेटा? 3, तो 3 गुणा ऑक्सीजन अपॉन में अणुभार गुणा में 100, तो बेटा यहां पर लिखोगे आप 3 गुणा 16 गुणा में 100 बटे में कितना था भाई? 160, बटे में कितना था? 160, तो आप देखोगे एक 0 से ये 0 गई, 16 से 16 कट गया, 3 की मल्टीप्लाई 30 है। अरे यार कमाल हो गया भाई, सब कुछ आ गया तुम्हें ये बात। अब जरा देखते हैं भाई, मैं क्वेश्चन भी क्रिएट करूंगा साथ साथ और पढ़ाता भी जाऊंगा। एक होती है जानने की, समझने की इच्छा करना। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि भाई अणुसूत्र से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अणुभार ज्ञात कर सकते हैं और बेटा प्रतिशत संघटन ज्ञात कर सकते हैं। अब कई बार इसके उल्टे क्वेश्चन भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? उल्टे क्वेश्चन भी होते हैं। उल्टे क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ भाई? उल्टे क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ? उल्टे क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि अगर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज दे रखा हो, अगर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज दे रखा हो और वो हम लोगों से पूछ ले कि अणुसूत्र ज्ञात करना है, तब हमें क्या करना होगा? सर ये थोड़ा बता देते। अब कहानी चेंज हो जाएगी। अब देखो बेटा, सबसे पहले ध्यान से देखना, पहले मैं तुम्हारी तरफ से ही यहां पर लिख देता हूं और जो जो शब्द मैं लिखूंगा ना, ये आपकी नोटबुक में लिखना होना चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप लोगों को लगे कि उस किताब में मैं ही बोल रहा हूं। आप मेरी एक्टिंग करो, जो मर्जी मेरी मजाक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप घर बैठ के कुछ भी सुन रहे हो, फैल के पढ़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, करो यार जो तुम कर सकते हो, बस सीखते जाओ बेटा। अभी हम इंपोर्ट ये एमजे एक्सप्लोरेशन है, सर प्लीज हेल्प एन इंपोर्टेंट थिंग। बेटा करेंगे हम आपकी हेल्प, थोड़ा पहले पढ़ा लें। अंग्रेज बना है बिल्कुल ही, ठीक है। इधर देखो बेटा, स्टूडेंट का क्या कहना है भाई? सर जी यदि क्वेश्चन में तत्वों का भार प्रतिशत दिया हो और
अणुभार दिया हो तो क्या हम अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं? अब ये क्वेश्चन आप लोग बोलिए और अपने आप से इच्छा जाहिर करिए कि यार हां ऐसा भी तो हो सकता है। अगर मान लो परसेंटेज दे रखा हो, सब कुछ दे रखा हो, हमें अणुसूत्र ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे? बताइए भाई, क्या इस लाइन को पढ़ने के बाद आप लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी, एक इच्छा जागृत हुई कि हम लोग उल्टा भी करना चाहिए? हमें आंसर देने वाले से बेहतर होता है क्वेश्चन क्रिएट करने वाला, चाहे वो बालक हो चाहे कोई कुछ भी हो। आंसर क्या है? बोलना है, बकना है, लेकिन दिमाग चलाना बहुत बड़ी बात होती है बेटा। हां बेटा, नोट्स बनाने, पूरी पीपीटी जो भी आपके पास पीडीएफ मिलेगी, पीपीटी मिलेगी, उसको अलग सेपरेट नोटबुक में क्वेश्चन वाइज आपको बनाना है। बहुत बढ़िया, इच्छा जागृत हुई कि कैसे करना है। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं। अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन मैं हूं कि भाई कैसे करना है। मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे करना है। देखो भाई कैसे करना है, दो नोटबुक ले लेना, एक फिजिकल केमिस्ट्री की नोटबुक होगी और एक आपकी डीपीपी की नोटबुक होगी, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दूंगा। जो क्लास के क्वेश्चन है वो तो आपको अलग नोटबुक में ही करने हैं, पर एक होता है ना डीपीपी वाले क्वेश्चन या टेस्ट में आए हुए वाले क्वेश्चन, वो आपको सेपरेट नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। रुक जाओ बेटा, कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। यहां पर सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा यूनिट कैलकुलेट करना। यूनिट निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे बेटा? यूनिट निकालेंगे। अब आप सोचोगे यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट का सूत्र होता है किसी भी पदार्थ का, जैसे कोई स्पीसीज है उसकी यूनिट निकाल ली एक्स, तो एक्स का परसेंटेज जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर वो, और एक्स का परमाणु भार से भाग कर लेना है। कर लिया आपने भाग, तो पहले हमें क्या करना है बेटा? यूनिट निकालनी है। यूनिट के बाद आप क्या करोगे बेटा? यूनिट के बाद आप निकालोगे मूला अनुपाती सूत्र। अभी जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मूला अनुपाती सूत्र निकालोगे, ठीक है? और मूला अनुपाती सूत्र के बाद आप निकालोगे मूलानुपाती सूत्र भार। फिर आप निकालोगे एक एन, एन एक कांस्टेंट है, बताऊंगा क्या होता है। और उसके बाद आपके पास जो अणुभार होगा, अणुसूत्र होगा ना बेटा, अणुसूत्र, वो बराबर होगा मूलानुपाती सूत्र इनटू में एन। अब इसको आप नोट करो, जब मैं इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, जब इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा ये, ठीक है? पहले एक ट्रैक है, मतलब भाई ऐसा है कि पहले आपको परसेंटेज से यूनिट निकालनी है, टू, फिर मूलानुपाती सूत्र निकालना है, टू, फिर आपको मूलानुपाती सूत्र भार निकालना है, टू, फिर आप एन निकालोगे और फिर आपका डायरेक्ट मूलानुपाती सूत्र भार निकल जाएगा। आज डीपीपी नहीं है बेटा, पहले इसको नोट करिए। स्कूल में पढ़ा गया, बहुत बेहतरीन, तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। बढ़िया बेटा, रुक जाओ, अभी सारी चीजें कवर होंगी बेटा, रिवाइज भी करवाया जाएगा, टेंशन ना लो आप, स्पीड भी मेंटेन करी जाएगी। उमेश चुप, अभी थोड़ी देर के लिए, बदतमीज कहीं का। आएगा बेटा आएगा। अच्छा तो स्पैमर आ गए इतनी जल्दी बेटा, इतनी जल्दी तो कमेंट होते ही नहीं है जो बालक पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है?
अब मैं समझाऊंगा, पहले इसको नोट करो फिर समझाऊंगा, पहले नोट करो फिर समझाऊंगा, पहले इसको नोट करो। अब देखो बेटा, सबसे पहले वापस से रिवीजन का समय आ गया है कि आज हमने क्या पढ़ा और कौन सा टॉपिक हमें कैसा लगा। सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक को बंद कर दें बेटा, प्लीज अपनी नोटबुक को बंद करो फटाफट। नोटबुक बंद होनी चाहिए, पेन रख दो एक साथ। अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना है, ठीक है? बंद होनी चाहिए, खुली भी नहीं, बंद, साइड में नहीं, बंद होनी चाहिए, बंद। सिर्फ दिमाग जुड़े हैं मेरे और आपके, आंसर देना है। आप बताइए फटाफट, भौतिक गुण कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक गुण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है बेटा, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, ठीक है, थैंक यू। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है योगात्मक भौतिक गुण और दूसरा होता है अयोगात्मक भौतिक गुण। अब मेरे आप लोगों से प्रश्न है कि जो बल है, बल, फोर्स, वो योगात्मक भौतिक गुण है या अयोगात्मक भौतिक गुण है? फटाफट बताइए। मेरे को बेटा 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है? वो तो मैं स्मार्ट हूं इसलिए तुम्हें लगता होगा छोटी उम्र का हूं। हाँ, बल योगात्मक हो गया, वेरी गुड बेटा। अच्छा, घनत्व बताइए, घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व, घनत्व कौन सा होगा, योगात्मक या अयोगात्मक? अयोगात्मक, बिल्कुल ठीक है। ताप बताइए, ताप कैसा होता है? ताप अयोगात्मक या योगात्मक? कह रहे हो सर जी ताप भी अयोगात्मक होता है। मैंने कहा ठीक है। आयतन बताइए, आयतन कैसा होगा? आयतन, आयतन कैसा होगा? आयतन योगात्मक है, बिल्कुल सही बात है। द्रव्यमान कैसा होगा बेटा? द्रव्यमान योगात्मक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, एक परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, उनका नाम बताइए। एक परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, उनका नाम बताइए। अभी मैंने इसकी बात नहीं करी। एक परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, उनका नाम बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन कौन से रहते हैं बेटा? नाभिक में कौन कौन से रहते हैं? नाभिक में कौन कौन से रहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाहर, ठीक है। परमाणु भार में किन किन कणों का भार जोड़ा जाता है और किसका नहीं जोड़ा जाता? परमाणु भार में किन किन कणों का भार जोड़ा जाता है और किसका नहीं जोड़ा जाता? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं जोड़ा जाता। इलेक्ट्रॉन का भार क्यों नहीं जोड़ा जाता, इसका आंसर बताएं। इलेक्ट्रॉन का भार क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का भार अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। उसको जोड़ो ना जोड़ो, पूरे मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मान को हमने क्या मान लिया? नगण्य मान लिया। यही बात है कि नहीं? यस और नो बोलो यार, क्या यही बात है कि नहीं? आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो आप, लॉजिक तो है इस बात में। यस, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि परमाणु 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 n परमाणुओं को जोड़कर बनता है। क्या बनता है जल्दी से बताइए? परमाणु 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 को जोड़कर बनता है, क्या बनता है बेटा? अणु बनता है। परमाणु के भार को परमाणु भार कहते हैं, अणु के भार को अणुभार कहते हैं। और भार एक योगात्मक भौतिक गुण है। तो क्या, रुको ये सब स्लाइड हटो, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि देखो, एक अणु के भीतर जितने परमाणु हैं, उन सारे परमाणुओं के भार को अगर जोड़ लिया जाए, वही अणु भार है। तो बेटा ये जो परिभाषा है कि किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग अणुभार कहलाता है, इसको रटने की आवश्यकता है या ये आपके अंदर समा चुका है? यह आपके अंदर समा चुका है? फटाफट बताएं।
आपके अंदर समा चुका है। अंदर आ चुका, आत्मा में बस चुका है ये डेफिनेशन। हां, मैंने उदाहरण दिया जल H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सबका परमाणु भार जोड़ा 18 आया। मैंने एग्जांपल दिया अमृत का, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और सबका मान भी दिया। मान रखे, इतना बोर्ड मास लेवल का गणित तो आना चाहिए ना, बोर्ड मास लेवल का गणित आना चाहिए। तो बेटा 46 यूनिफाइड हुआ। कितना हुआ? 46 यूनिफाइड। सबका करेक्ट था ये, किसी भी एक बच्चे का ऐसा नहीं था कि इनकरेक्ट था, सबका करेक्ट था ये। अब CH3COH एसिटिक अम्ल, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 3 और 1 4 और 2 ऑक्सीजन, मान रखे और 60 यूनिफाइड निकाल के दिखाया। अब भैया मैं काला हूं इसलिए मेरे को कह रहा है कि IIT मद्रास से पढ़े हो क्या? बहुत बढ़िया भाई, ये हो गया। उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल दिया H2SO4 का, जिसके लिए मैंने सल्फर, सिल्वर, इन सभी परमाणुओं के परमाणु भार दिए। यहां पर आपने H2SO4 का 98 यूनिफाइड निकाला, AgNO3 का 170 यूनिफाइड निकाला। आप लोगों ने ऐसा निकालने के बाद इतना तो है, अणुभार ज्ञात करना आ गया। फिर मेरा एक क्वेश्चन यह था, अगर किसी यौगिक का अणुसूत्र दे रखा हो, उससे अणुभार और प्रतिशत संघटन निकालना कौन सी बड़ी बात है? डियर बच्चों, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट बिकॉज आई कैन स्पीक इन इंग्लिश वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। ठीक है, अंग्रेजी बोलने से होता ना सारे डाउन हो जाते हो तुम। मजाक कर रहा हूं। PYQ बेटा तब होते हैं जब चैप्टर कवर हो जाता है या कोई टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, ये जैसे मुंह से बोलना कि PYQ करा दो, फिर पढ़ाऊं ना मैं तुम्हें, पढ़ाना छोड़ दूं, सीधा PYQ कराऊं, कह दो लो कर लो IIT। मास्टर को नहीं बताना, मैं बहुत इगोइस्टिक आदमी हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी तरफ पहले से झुका हुआ हूं, मैं तुम्हारे लिए ही करना चाहता हूं, तुम्हें ही IIT में देखना चाहता हूं। अगर तुमने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया तो मैं गुस्से वाला बहुत हूं। जूता भी मेरा 10 नंबर का है, मैं सब फेंक के मारूंगा ना बेटा, कैमरे में घुस के अलग लगेगा तेरे मत्थे पे। बस बता रहा हूं मैं तेरे को ये बात क्लियर। अब देखो बेटा, तो भाई यहां पर सुन लो मेरी बात। तो हमने जैसे परसेंटेज निकालना था, तो मेरे पास कार्बन का परसेंटेज है, तो बेटा 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन का भार ऊपर लिख दिया, पूरा यौगिक का अणुभार नीचे लिख दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस कैलकुलेट करना था, आंसर आ गया। मुझे पता है कि यहां पर हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो यौगिक में देखूंगा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 3 और 1 4, 4 गुना हाइड्रोजन, अणुभार नीचे हल कर दिया। ऐसे ऑक्सीजन का है, 2 ऑक्सीजन है, 2 गुना ऑक्सीजन, फिर वही सेम फॉर्मूला। अब मुझे बताओ बेटा, जो आदमी करे कराए पर भी अपने आप को यह कह देना मुझसे नहीं हुआ, उससे फिर कभी नहीं होता। हमें अपनी बुद्धि को सारे वो पॉजिटिव मैसेज देने चाहिए जो हम करना चाहते हैं। अगर आप IIT में जाना चाहते हो तो हर दिन अपने मस्तिष्क को अपने आप से बात करो, कहो हमें IIT में जाना है, हमें मेहनत करनी है, हमें क्वेश्चन सीखने, हमें टॉपिक कवर करना है। ये बोलो, पॉजिटिव बोलो अपने बारे में। पॉजिटिव जितना बोलोगे पॉजिटिव उतना होगा बेटा। अब देखो यहां पर ये जो पार्ट है, कल जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा आप लोगों की, उस नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा होगा पर्सन के अंदर, अणुसूत्र, अणुभार पहले से ही दे रखा होगा, अणुसूत्र कैसे निकालते हैं वो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में समझाऊंगा आपको। ठीक है, और मैं भले ही कितना भी गुस्सा हो जाऊं, पर एक बात कभी नहीं बदल सकती, और वो बात है कि मैं आप लोगों से प्यार करना स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप लोगों से प्यार करूं, क्योंकि मैं अपने बालकों से बहुत प्यार करता हूं। चाहे वो यकीन के बच्चे हों, चाहे वो लक्ष्य के बच्चे हों, चाहे वो अर्जुना के बच्चे हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, क्योंकि मैं सभी पढ़ाता हूं, तो मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। तो आप अगर प्यार दे नहीं सकते तो प्यार लेते रहो, बस डिस्टर्ब मत करो। समझ में आई बात? तो आज की क्लास बहुत अच्छी रही आप लोगों के साथ, आप लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया, और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लोग जो भी अपनी मेहनत को दृढ़ रखें, और ये स्टार्टिंग थोड़ी होगी, स्लो स्टार्ट होगी, क्योंकि हम लोग 10वीं से 11वीं में आए हैं। पर मेरी बात एक बार मान लेना, मैं आज जो भी डेट होगी कोरे पन्ने पर लिख लेना कि एक तो आप अपनी क्लास के टॉपर बनने वाले हो,
दूसरी चीज आप ये भी लिख लेना कि जो स्पीड आज हमारी है 20 दिन बाद वो डबल और ट्रिपल स्पीड होने वाली है। और एक चीज मैं आपको जरूर सिखाऊंगा जो मैं हिंदी मीडियम वाले बालकों में हमेशा से जानता हूं कि हम लोगों के अंदर, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम हूं, हमारे अंदर आदर सम्मान बहुत होता है। हम अपने टीचर का आदर सम्मान बहुत करते हैं, हम अपने बड़ों का आदर सम्मान बहुत करते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं लाइफ में मॉरल वैल्यूज हिंदी मीडियम वाले बालकों की बहुत ज्यादा होती है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। यह जरूर समझना कि चुनौती बहुत बड़ी है। उनके पास बुक बहुत अच्छी है, उनके पास ऑथर बहुत अच्छे हैं, उनको लैंग्वेज इतनी सरल है कि एकदम समझ में आ जाएगी। हमारे पास, हमने पहले ही देखो, हम जिन घरों से आते हैं हमें पता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हम बस लड़ेंगे अपनी किस्मत के लिए, अपनी किस्मत बदलने के लिए। हम लड़ेंगे अपने पिताजी को ये फक्र कराने के लिए, फील कराने के लिए कि पिताजी आपने जिसको जन्मा है, जिस बच्चे के मतलब आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है, उस खून की फील पैदा हो, आपके पिताजी को लगे कि मैंने इस बच्चे को पैदा किया है, तो मतलब मेरा सीना जो है ना वो छाती चौड़ी हो चुकी है। आप अपने गांव के लिए मिसाल बने कि लोग आपका उदाहरण दे कि वो बच्चा था, वो बेटा था, भले ही हिंदी मीडियम का था, उसने आईआईटी क्लियर करी। और जिस दिन ऐसा होगा ना, आप मिसाल बन जाओगे दुनिया के लिए, मिसाल बन जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन इतनी इज्जत पाने के लिए ना बहुत बेइज्जती करानी पड़ती है, पहले बहुत मेहनत लगती है, बहुत समर्पण लगता है, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मोटी सी नोटबुक ले लेना A4 साइज की, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मोटी सी किताब ले लेना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बड़ी है बेटा केमिस्ट्री में। हाँ, जब आप धीरे धीरे केमिस्ट्री सीखते चले जाओगे तो आप लोगों को पता होगा कि स्कूल में जब टीचर पढ़ाएंगे ना आपको उनसे पहले वो टॉपिक आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, लव यू बेटा, लव यू टू, लव यू टू।